So today we are going to start our new chapter, that is the fourth chapter of first unit, and the name of the chapter is capacitance. तो कैपेसिटेंस की बात हो रही थी कि कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटेंस बेसिकली एक कंडक्टर की एबिलिटी होती है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी हमने इससे पहले चैप्टर्स में हमने देखा कि किसी भी बॉडी को अगर चार्ज दे दिया जाता है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना देती है। लेकिन ये चार्ज को हम यूज कैसे करें? तो चार्ज को यूज करने के लिए हमें चार्ज को स्टोर करना पड़ेगा ताकि जब हमें चाहिए हो तो हम चार्ज को यूज कर पाए। चार्ज को यूज कैसे किया जाता है? हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो बिजली है वो फ्लो ऑफ चार्ज है। चार्ज जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और उसको हम यूज करते हैं। तो अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, कट हो जाए, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी ना आए, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड है तो हम उस चार्ज को यूज करके हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी को ऑपरेट कर सकते हैं। अप्लायंसेस को विद द हेल्प ऑफ दैट स्टोर्ड चार्ज ऑपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन था टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसी के रिलेटेड हमें पता लगा कि कंडक्टर्स जो है वो चार्ज को स्टोर कर सकते हैं और बाद में उस चार्ज को हम यूज कर सकते हैं। एंड द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले हमें कंडक्टर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। सो बेसिकली जब कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है, कंडक्टर क्या चीज है? कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करवा सकता है। तो द मटेरियल विच कैन अलाउ द चार्ज टू फ्लो थ्रू इट इज अ कंडक्टर। तो जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करवाता है वो एक कंडक्टर है। तो जब एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस समय क्या ऑब्जर्वेशन हमें आती हैं? दैट इज वी स्टडी अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो हमारे पास हमने क्या किया? हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाई? हमने इधर पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इधर नेगेटिव चार्ज रख दिया। तो दो एंड्स पे अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। हमने क्या किया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर प्लेस किया। तो मैं एक कंडक्टर बना देता हूं। सपोज दिस इज द कंडक्टर। तो ये कंडक्टर है। हमने ये कंडक्टर, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। तो हमने क्या किया? हमने ए बी सी डी कंडक्टर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमारे पास इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया? इस कंडक्टर ए बी सी डी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा। तो हमारे पास जो ये सी डी फेस है, सी डी फेस पे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ को अट्रैक्ट हो गए टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? ये पॉजिटिव एंड है ये हमारा। इस पॉजिटिव एंड ने इलेक्ट्रॉन्स को, एबीसीडी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा। वहीं पर AB फेस के ऊपर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इन चार्जेस को क्या बोला जाता है बेटा? दीज आर नोन एज इंड्यूस्ड चार्जेस। इनको क्या बोला जाता है? इंड्यूस्ड चार्जेस। तो ये चार्ज इंड्यूस हो गए। तो पॉजिटिव एंड की तरफ नेगेटिव चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए, और ए बी फेज पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो अब ये देखो, कंडक्टर के अंदर ए बी फेज पे पॉजिटिव और सी डी फेज पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। तो कंडक्टर के अंदर एक अपनी एक्शन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड
ईपी, ठीक है ना। तो कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। जैसे ही हमने कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, नेगेटिव चार्ज सीडी फेज की तरफ जाने लग गए और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एबी के ऊपर इंड्यूस हो गया। तो अल्टीमेटली ये काम शुरू हो गया। ये कब तक होता रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स कब तक सीडी तक जाते रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स तब तक सीडी तक जाते रहे जब तक ये अंदर वाली जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के बराबर ना हो जाए। तो अल्टीमेटली जब तक ई नॉट माइनस ईपी, तो अंदर क्या हो गया? ई नॉट तो ये रही राइट साइड को और ईपी हो गई लेफ्ट साइड को। तो देखा क्या गया, ये तब तक होता रहा जब तक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बिकम जीरो। तो बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट साइड को है, अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड को है। और ये टोटल जब हमने देखा तो क्या हुआ, कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी ई नॉट माइनस ईपी एंड दैट विल बिकम जीरो। तो ई नॉट माइनस ईपी क्या हो गया? जीरो बन गई। जब ये जीरो बन गई तब चार्ज का फ्लो इधर उधर इंड्यूस चार्जेस होना बंद हो जाएगा और हमारे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो। तो पहली ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है inside the conductor, outside the conductor the value of electric field is E नॉट। बाहर इस जगह पे या इस जगह पे तो E नॉट ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्या अंदर कोई चार्ज आया, एक्स्ट्रा चार्ज आया कंडक्टर के पास? नहीं, अंदर कोई एबीसीडी के अंदर जितना चार्ज पहले था उतना ही अभी है। तो नेट चार्ज कितना है? जीरो, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो नेट चार्ज कंडक्टर का जीरो ही रहा। हमने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसके पास इंड्यूस चार्जेस आ गए हैं, एक फेस पे पॉजिटिव और एक फेस पे नेगेटिव, बट द टोटल चार्ज विल रिमेन सेम एंड द नेट चार्ज विल बी जीरो। तो नेट चार्ज जीरो ही है, ठीक है जी। सो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या आई? देयर इज नो एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, देयर इज नो excess charge inside the conductor. And the next observation is that कि जो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो ये फेस से, ये जो ए बी फेस है इससे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज मेकिंग एन एंगल 90, मतलब वो नॉर्मल होती है बाहर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड just outside a charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor at every point। तो सरफेस पे हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है? दैट इज नॉर्मल, वो 90 पे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इसी को अगर हम एलेबोरेट करना चाहें तो इसको इस तरह से एलेबोरेट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ई कॉस थीटा वो जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो वेदर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स cos थीटा इज जीरो। तो cos थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा 90 होगा। मतलब ये एंगल क्या है, थीटा क्या है? ये सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही ई नॉट और इसका एंगल विद द सरफेस इज 90, तो नॉर्मल होती है, ठीक है ना जी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन होती है कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो पूरे कंडक्टर में कांस्टेंट होता है। मतलब सरफेस पे हो चाहे कंडक्टर के अंदर हो, पूरी वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेम। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as on its surface. तो इसका मतलब पूरे कंडक्टर की वॉल्यूम पे पोटेंशियल सेम रहता है, बेशक कंडक्टर के अंदर देख लो, बेशक सरफेस पे देख लो, सभी जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पर कि सिग्मा क्या है, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है हमारा, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बताओ प्लीज, एप्सिलॉन नॉट एनीबॉडी कैन टेल? सर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो सरफेस से नॉर्मल होती है। ठीक है ना। और एक और ऑब्जर्वेशन है, दैट इज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इरेगुलर शेप कंडक्टर। अगर कंडक्टर हमारा इरेगुलर शेप है तो उसके शेप के हिसाब से सरफेस चार्ज डेंसिटी का फर्क हो सकता है। अगर उसकी शेप इरेगुलर है तो किसी जगह पे हो सकता है चार्ज ज्यादा हो जाए और किसी पे कम हो जाए, क्योंकि उसकी शेप के कारण। तो ये भी ऑब्जर्व किया जा सकता है इरेगुलर शेप कंडक्टर के केस में। लेकिन ज्यादातर जब हम यूज करते हैं वो यूज अ रेगुलर शेप, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर शेप यूज कर लिया आपने या स्फेरिकल शेप यूज कर लिया, तो एक रेगुलर शेप ही हम यूज करते हैं। ठीक है जी। तो ये ऑब्जर्वेशन थी, जब एक कंडक्टर को हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उस कंडक्टर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया था कई बारी। तो अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर नहीं होती। तो अगर हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, जैसे हम अगर कहें कि हमारे इंडस्ट्रीज में कोई भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स में कई बार क्या होता है कि अगर उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उनकी ऑब्जर्वेशन सही नहीं आती। अगर हमने कोई रीडिंग लेनी है तो वो रीडिंग खराब हो सकती है, तो हमें उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना होता है। और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहाँ पे चार्ज भी फ्लो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। तो इफ वी वांट टू सेव सर्टेन पार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम एक कंडक्टर के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इनसाइड द कंडक्टर 0 बन जाती है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग इज, it is the phenomena, it is the phenomena of protecting certain region of space from external electric field। तो इसका मतलब कोई भी जो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है उसको होलो कंडक्टर के अंदर रख दो, इनसाइड द कंडक्टर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 0, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो बच जाएगा। ठीक है जी। सो और
ये जो होलो कंडक्टर्स हैं इनको कहा जाता है फैराडे केजेस। सो सच होलो कंडक्टर्स, जिन कंडक्टर्स के अंदर हम रखते हैं, आर नोन एज फैराडे केजेस। तो किसी भी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को अगर हम बचाना चाहते हैं तो हम उसको होलो कंडक्टर के अंदर रख देते हैं, एंड दोज होलो कंडक्टर्स आर नोन एज फैराडे केजेस। तो उन होलो कंडक्टर्स को फैराडे केजेस कहा जाता है। तो इसको शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज करो हमारे पास ये रहा एक कंडक्टर, होलो कंडक्टर ए बी। तो यहाँ पर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई इसकी। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर से हमारे पास इधर को आएगी, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ट्रेवल करेगी, क्योंकि इनसाइड तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होलो कंडक्टर में नहीं होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा कंडक्टर पे, इस एंड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को इस सरफेस पे ले आएगा, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इधर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और अगर इस जो दूसरा फेस है उसको अगर हम क्या करें, उसको अगर हम अर्थ कर देंगे तो क्या होगा, ये देखो फिर से अगला स्टेप में मैं बना देता हूं। तो सपोज करो आपका यही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, तो आपने क्या किया, आपने इसको अर्थ कर दिया इधर, तो इधर सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक ही रह जाएगी बस, इट विल नॉट ट्रेवल फर्दर। तो ये रहा हमारे पास, इधर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और इधर वाला सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बियॉन्ड ए बी विल डिसअपियर। तो ए बी से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिसअपियर हो जाएगी, और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट विल बी सेफ गार्डेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा लेंगे। तो द फिनोमिना ऑफ सेविंग द डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स from external electric field is known as electrostatic shielding और electrostatic screening। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग का डेफिनेशन एंड द फिनोमेना। नाउ comes the main topic, that is electrical capacitance। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो हमारे चैप्टर का नाम ही था कैपेसिटेंस। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में ये चीज देखनी थी कि कैपेसिटेंस क्या होती है और उसका कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जैसा कि मैंने पहले शुरू करते ही चैप्टर बताया था कि कैपेसिटेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, और इसको कहते हैं हम एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। उसकी एबिलिटी है कि वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है। और कई बार कई कंडक्टर है जो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, कई कंडक्टर है जो कम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस it is related to the ability of the conductor to store electric charge। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है, जब भी हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं बेटा, बाय गिविंग दैट इलेक्ट्रिक चार्ज उसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है। तो चार्ज जो है वो पोटेंशियल बनाता है। तो अल्टीमेटली जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ने लगता है, और बढ़ता 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 एक ऐसा पॉइंट आता है कि अब कंडक्टर का पोटेंशियल उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। अगर हम और चार्ज देना चाहेंगे तो वहां पर क्या होगा, इट कांट हैंडल द
द एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज, तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज को हैंडल नहीं कर सकता, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके चार्ज पार्टिकल्स या तो लीक करने लग जाएंगे या तो चार्ज उससे बाहर निकलने लग जाएगा, तो अल्टीमेटली उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो व्हेन वी गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज टू अ कंडक्टर इट्स पोटेंशियल राइजेस। तो अगर हम सपोज करो बहुत ज्यादा चार्ज दे दें और पोटेंशियल कंडक्टर का कम राइज हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, क्योंकि अभी उसका मैक्सिमम पोटेंशियल आने में हमें बहुत ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ चार्ज देने में पोटेंशियल ज्यादा बढ़ जाए तो अल्टीमेटली उस कंडक्टर की एबिलिटी कम है चार्ज स्टोर करने की। तो कैपेसिटेंस को चार्ज और पोटेंशियल की टर्म में डिफाइन किया जाता है। इट इज द रेशियो ऑफ charge given to the conductor by the rise in potential of the conductor. So we may define capacitance, we may define capacitance of a conductor as the ratio of charge given to the conductor to the rise in its potential. तो मैंने क्या बोला कि अगर आप चार्ज देते हो तो पोटेंशियल बढ़ता है, अगर ज्यादा चार्ज देने पे कम पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, अगर कम चार्ज देने पे ज्यादा पोटेंशियल राइज हो जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस मतलब एबिलिटी टू स्टोर चार्ज कम हो जाती है। तो कैपेसिटेंस जो है हम सी से डिनोट करते हैं। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज गिवन डिवाइडेड बाय राइज इन पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस को सी से डिनोट किया जाता है, चार्ज को क्यू से और पोटेंशियल को वी से, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द पोटेंशियल राइज इन पोटेंशियल। तो सी जो होता है क्यू बाय वी के इक्वल होता है। और इसके यूनिट्स क्या हुए, तो यूनिट्स ऑफ सी, तो यूनिट्स क्या हुए, सी के यूनिट्स क्या हुए, चार्ज था, तो यूनिट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल। तो इसका मतलब चार्ज के यूनिट क्या है, कूलम, और पोटेंशियल क्या क्या है, वोल्ट। तो इसको कूलम पर वोल्ट भी लिखा जाता है, और इसका एक मेन यूनिट जो है इसको कहा जाता है फैरेड, एफ से डिनोट किया जाता है। तो कैपेसिटेंस को फैरेड में मापा जाता है। तो कैपेसिटेंस के यूनिट क्या हुए, इट कैन बी कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट भी लिख सकते हो, लेकिन इसका स्पेसिफिक नेम क्या है, फैरेड। तो कैपेसिटेंस को फैरेड अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो ज्यादातर कैपेसिटेंस किसमें होती है, माइक्रो फैरेड। तो ज्यादातर वी मेजर इट इन माइक्रो फैरेड। तो माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6। तो फैरेड अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है बेटा, ठीक है। सो इधर से फैरेड की एक डेफिनेशन निकल के आती है, अ कंडक्टर is said to have a capacity या capacitance of 1 farad when charge of 1 coulomb, when charge of 1 coulomb raises its potential by 1 volt। तो एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड तब कहलाती है जब 1 कूलम का चार्ज उसका पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट से बढ़ा देता है, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज टर्म्ड एज 1 फैरेड। तो 1 फैरेड उसको कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी कैपेसिटेंस
की डेफिनेशन और उसका एक फॉर्मूला, दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द राइज इन पोटेंशियल। नाउ कम्स कैपेसिटर। तो हमें कैपेसिटेंस का करना क्या था? हमारा काम है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर किया जाए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंडक्टर का यूज करते हैं। तो कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, और चार्ज देते हैं और पोटेंशियल बढ़ जाता है। एक टाइम आता है मैक्सिमम पोटेंशियल आता है। हमें क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करने चाहते हैं हम, लेकिन जगह थोड़ी हो। तो कैपेसिटर बेसिकली कंडक्टर ही होते हैं, लेकिन वो अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर है, और कंडक्टर्स को ऐसे अरेंज किया जाता है सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके इन अ कन्फाइंड स्पेस। थोड़ी सी स्पेस में ज्यादा चार्ज स्टोर किया जाना चाहते हैं हम, तो इसके लिए हमने क्या बनाया, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट कैपेसिटर इज बेसिकली कंडक्टर्स, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स होता है। तो इट इज एन अरेंजमेंट for storing large amount of electric charge and hence store electrical energy in that small space। तो कैपेसिटर बेसिकली कंडक्टर्स का अरेंजमेंट है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करने का मतलब कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं, ठीक है ना, तो ताकि हम उसको बाद में यूज कर सकें। So it is an arrangement to store electrical charge and hence store electrical energy in small space, या confined space कह सकते हो आप। छोटी जगह में ज्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए हम कंडक्टर्स का एक अरेंजमेंट बनाते हैं, और उस अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स को कैपेसिटर कहा जाता है। तो अभी आगे हम ये इस चैप्टर में कैपेसिटर की ही बात करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी की का टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारे पास एक सपोज करो एक स्फेरिकल एक स्फीयर के फॉर्म में कंडक्टर है, हम इसको चार्ज स्टोर करने के लिए यूज करते हैं सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर को। तो वो क्या, उसकी कैपेसिटी कैसे आती है? तो कैपेसिटी बेसिकली आप ये सोचो कि जैसे आपके पास एक पॉलिथीन बैग है, तो पॉलिथीन बैग क्या करता है, सामान उठाने के काम आता है, उसके अंदर सामान स्टोर करते हैं। लेकिन जब आप क्लासेस में जाते हो तो अब क्या हो गया, धीरे धीरे बैग्स को डेवलप किया गया। तो आजकल आपके पास आपके कैरी बैग्स हैं, ठीक है ना। तो आप अपनी बुक्स वगैरह बैग्स में रखते हो, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ताकि एक स्पेसिफाइड जगह में, थोड़ी जगह में हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टोर कर सकें। हमारे पास जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स है उसकी अलग एक जगह होती है, हमारा टिफिन की अलग हो जाती है, बुक्स और कॉपीज की अलग जगह बना देते हैं। तो हमारा ये अरेंजमेंट हो जाता है कि हम एक कन्फाइंड जगह में ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टोर कर सकें। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल चार्ज को हमने थोड़ी जगह में ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, उसको कैपेसिटर कहा जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर हमारे पास हो, तो उसको कंडक्टर को हम एक कैपेसिटर के तौर पे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन वो कंडक्टर की एक लिमिट होती है चार्ज को स्टोर करने की। तो हम कैपेसिटी निकालते हैं एक स्फेरिकल कंडक्टर। तो कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, तो एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसमें हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम एक स्फीयर बना लेते हैं। सपोज ये देखो, सपोज दिस इज अ स्फीयर विद अ सेंटर ओ। इसका सेंटर ओ है, और सेंटर ओ पे हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो इस प्लस क्यू चार्ज और इस स्फीयर का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज स्मॉल आर, ठीक है जी। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर पे एक चार्ज है हमारे पास Q, और
इसका मतलब पूरे सरफेस के ऊपर एक पोटेंशियल बन जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाएगा यहाँ पे। और अगर सेंटर पे चार्ज पड़ा है तो इस इधर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि स्फीयर के सारे पॉइंट r दूरी पे हैं, तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट on surface of sphere is V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R। ठीक है ना जी। तो इतना पोटेंशियल हो जाएगा हमारा स्फीयर के ऊपर। तो हमने चार्ज कितना दिया स्फीयर को, प्लस क्यू, चार्ज हमने प्लस क्यू दिया और पोटेंशियल आ गया ये। सो कैपेसिटेंस कितनी हुई इसकी, तो कैपेसिटेंस C विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज हमने कितना दिया है Q, और पोटेंशियल, इसको एक बारी हम इसको ऐसे लिख देते हैं, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, क्योंकि वो स्मॉल क्यू ले रहे हैं तो कैपिटल क्यू नहीं लिखते। तो चार्ज कितना दिया हमने Q, और इसका पोटेंशियल कितना बन गया, इतना 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो इतना पोटेंशियल स्फेरिकल कंडक्टर पे हमारे बन गया है। तो अल्टीमेटली ये Q से Q कैंसिल हो गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऊपर चला गया। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी किससे प्रोपोर्शनल है, R के। तो आप ये देख रहे हो कि कैपेसिटी जो है ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। तो जितना बड़ा स्फीयर लोगे उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी टू स्टोर चार्ज। लेकिन बात वही है, हम कितना बड़ा स्फीयर ले सकते हैं, हम हमारे टेबल के जितना बड़ा स्फीयर ले सकते हैं, हम अपने रूम के जितना बड़ा स्फीयर ले सकते हैं। तो जैसे जैसे हम स्फीयर का रेडियस बढ़ाएंगे उसकी कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन उतना ही वो बल्की हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वो ज्यादा जगह घेरेगा। और हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ी जगह में ज्यादा चार्ज चाहिए। इसके लिए हम सिर्फ स्फेरिकल कंडक्टर को एज अ कैपेसिटर नहीं यूज कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम एक अरेंजमेंट बनाते हैं कंडक्टर्स का टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इन अ कन्फाइंड स्पेस। तो वो हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आज हमने हमारा नया चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस शुरू किया। और कैपेसिटेंस को समझने से पहले हमने क्या देखा कि कंडक्टर्स के साथ अगर उनको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिलती है। तो हमने ये देखा कि अगर एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके अंदर इंड्यूस्ड चार्जेस आ जाते हैं उसके सरफेस पे, और उसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है जो कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये तब तक बनती रहती है जब तक इनसाइड द कंडक्टर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। आउटसाइड जो है सरफेस के नॉर्मल होती है इलेक्ट्रिक। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद हमने इसी फिनोमिना को यूज करके हमने क्या देखा कि हम किसी भी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकते हैं बाय प्लेसिंग इट इनसाइड अ होलो कंडक्टर। होलो कंडक्टर के अंदर उस इंस्ट्रूमेंट को रख दो तो होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वहां से वो बच जाती है। फिर हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पढ़ी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बेसिकली एबिलिटी है कंडक्टर की टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये किसके इक्वल होती है, रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द राइज इन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। तो C इज इक्वल टू Q बाय V, और इस कैपेसिटेंस की जो यूनिट है दैट इज फैरेड। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, फैरेड। तो कैपेसिटेंस को फैरेड में मापा जाता है। फिर हमने देखा कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कन्फाइंड स्पेस। और लास्ट में हमने देखा कि एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। तो उसकी कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है उसके रेडियस पे डिपेंड करती है। जितना बड़ा रेडियस का आप स्फीयर लोगे उतना ज्यादा वो चार्ज स्टोर कर सकेगा, लेकिन वही है जितना बड़ा लेंगे तो वो बल्की होता है। तो दिस इज इट फॉर टुडे।
इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप फिर नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से क्लियर कर सकते हैं।